अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारत की सरकार लोकसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। इस विधेयक में यह है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य और केंद्रों के मंत्रियों को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 30 दिन बीतने के बाद भी अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन वो बर्खास्त कर दिए जाएंगे या पदच्युत मान लिए जाएंगे। विपक्ष इसको लेकर आक्रोशित है। उसका कहना है कि विपक्ष पर तानाशाही थोपने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये बिल आज पेश हुआ, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संग्राम छिड़ गया है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये हमेशा प्रतिपक्ष को, मीडिया को और जनता को हैरान करने वाले फैसले लेते हैं और अभी अचानक फैसले आते हैं जिसका इल्हाम किसी को नहीं होता है कि ये फैसले किस, कब, कौन, कैसे ले रहा है। तो कल शाम को, देर शाम यानी तकरीबन रात में एक विषय आया कि कुछ संविधान संशोधन का एक विधेयक लोकसभा में आने वाला है। रात में क्लैरिटी हुई। ये क्लैरिटी ये हुई कि एक ऐसा विधेयक का मसौदा भारत की सरकार ने तैयार किया है जिसके मुताबिक अगर पुलिस की हिरासत में, जेल में भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री किसी भी मामले में अगर गिरफ्तार किए जाते हैं और 30 दिनों तक वो पुलिस की या न्यायिक हिरासत में रहते हैं यानी जेल में रहते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं, पद त्याग नहीं करते हैं तो 31वें दिन वो स्वतः बर्खास्त मान लिए जाएंगे। ये रात में मुद्दा आया। अब भारतीय जनता पार्टी का इस पर यह तर्क है कि वो संविधान की मर्यादा, शुचिता, स्वच्छता और राजनीति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस संशोधन को हम लाए हैं, क्योंकि बीते दिनों लोग जेल गए, इस्तीफा नहीं दिए। उदाहरण के तौर पर केजरीवाल, उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के एक मिनिस्टर। तो इस बार भारत सरकार ये लेकर आई कि हमारा उद्देश्य ये है, लेकिन विपक्ष ने इसको तानाशाही करार दिया। विपक्ष की आशंका है कि भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष के राज्य के मंत्रियों को जेल में डालेगी और उनकी सरकार गिराएगी। वो इसे तानाशाही भरा कदम मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो एक स्टेप आगे जाकर कहा यह जर्मनी का हिटलर वाला गेस्टापो लाया जा रहा है, यानी जज भी वही हैं, ज्यूरी भी वही हैं और एग्जीक्यूशन करने वाले भी वही हैं। तो विपक्ष की इन आशंकाओं के बीच आज जब जैसे ही 12 बजे इस विधेयक को होम मिनिस्टर ने टेबल्ड किया, लोकसभा में पेश किया, भयानक बवाल हुआ, संग्राम हो गया। बिल की प्रतियां फाड़कर उछाली गई, कुछ तो गृह मंत्री के सामने उछाली गई। तो विधेयक तो पेश हुआ, उम्मीद थी कि इसको चर्चा में लाया जाएगा, इस पर कुछ आगे बात बढ़ेगी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह का आज दबावपूर्वक प्रदर्शन किया और जैसी आक्रामकता दिखाई, सरकार ने तुरंत ही, सत्ता पक्ष ने उसका एक मध्य मार्ग निकाला और कहा ऐसा करते हैं कि इस विधेयक को जेपीसी के हवाले कर देते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के। वहाँ जाएगा और फिर 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के और 10 आएंगे राज्यसभा से। फिर उनके में हम तय कर लेंगे कि इसमें क्या संशोधन जरूरी है। तो फिलहाल अगले सत्र तक के लिए टल गया है, लेकिन ये टलेगा नहीं, इसको लाया जरूर जाएगा। हाँ, विपक्ष बीजेपी के इंटेंशन पर जरूर सवाल उत्पन्न कर रहा है। तो आज कुछ खास बयान आप सुन लें, फिर उन बयानों के बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है अपने पास सारे अधिकार रखना चाहती है
और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और जहाँ एम्पावरमेंट होना चाहिए सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तहस नहस करने में लगी हुई है। और ये दर्शाता है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130 लाया गया है, वह दर्शाता है कि किस तरह सरकार घबराई हुई है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सरकार के हाथ में रहे। अब यह लोग भी जागरूक हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र के खिलाफ है। आप बताइए फिर कहाँ इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मौजूद हैं, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए विचारक हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जो बिल आ रहा है उसके लिए कारण इन्हीं को बताया जा रहा है। और आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। डॉक्टर समीर सिंह जी, पहली शुरुआत आपसे, तो बताइए इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? आप क्या विपक्ष की सरकारों को उनकी गिराना चाहते हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को अरेस्ट करना चाहते हैं? आप इस तरह का बिल लाने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं तो एक थोड़ा सा मैं निवेदन करूँगा कि इंटेंशन शब्द को हटाना चाहिए। ये संविधान संशोधन बिल है, माननीय अमित शाह जी ने आज लोकसभा में पेश किया, 130वां, और उसमें उन्होंने आपने उनकी बयान को भी सुनवाया। उन्होंने किस प्रकार से चीज़ों को साफ किया कि 130वां संशोधन बिल किस लिए है। देखिए, हम सबका ये मानना है कि आज लड़ाई ईमानदारी बनाम बेईमानी की चल रही है। अब सरकारें जेल से नहीं चलेंगी। ये सरकार ये कहना चाहती है कि जेल से चलने वाली सरकार अब लोकतंत्र के लिए घातक है और जेल से सरकारें नहीं चलनी चाहिए। इसका प्रयास माननीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस बिल को लाके भ्रष्टाचार और अपराध पर अंकुश लगना चाहिए, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। और इस कानून में स्वाभाविक रूप से माननीय अमित शाह जी का जो बयान है, जो कानून है कि 30 दिन के बाद अगर कोई जेल में रहता है तो उसके पद खत्म होने चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक लंबा श्रृंखला है उदाहरण का कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की जेल में रह के सरकार चला। उनके प्रोमिनेंट मिनिस्टर जेल के अंदर थे और इस्तीफा नहीं दिए। इसके पहले भी कई उदाहरण हैं। इंदिरा गांधी ने कई बार राजनीतिक स्वार्थों के लिए कानून में संशोधन किया। एक आंशिक संशोधन किया था, उसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी को बाहर निकाल दिया था। आपको याद दिलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह ने भी यूपीए 1-2 में आपने देखा होगा एक संशोधन किया था लालू यादव को बचाने के लिए। जो ध्यान होगा आपको कि प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने दिखाने के लिए एक पर्ची फाड़ी थी और आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग बिल की पर्ची फाड़ के अमित शाह जी पर फेंक रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, क्या वो राहुल गांधी का दिखावा नाटक था या आज कांग्रेस का दिखावा भ्रष्टाचारियों को बचाने का दिखावा है? इस नाते मैं कहना चाहता हूं 135 दिन लालू यादव जेल में रह के सरकार चलाएं। ए राजा, कनिमोझी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ऐसे लोग जेलों में रह के संविधान के धज्जियां उड़ाते रहे हैं लोकतंत्र में। मैं एक ध्यान और दिलाना चाहता हूं ब्रजेश जी, आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल पैदा ही हुए थे अन्ना हजारे के आंदोलन से। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपीए 1-2 के खिलाफ जो आंदोलन था, उसमें अन्ना हजारे जी ने कहा था कि इस देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिस कानून में देश के प्रधानमंत्री से लेके और नीचे तक के व्यक्ति आना चाहिए। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ इच्छा दिखाई है
और कहा है कि इस कानून के परिधि में प्रधानमंत्री भी आएगा, प्रधानमंत्री को भी कहीं से कोई अतिरिक्त विशिष्टता नहीं होगी, मुख्यमंत्री भी आएगा, मंत्री भी आएगा। एक पैटर्न रहा है कि आप विपक्षी दलों के नेताओं को, उनके मुख्यमंत्रियों को पकड़कर जेल डालते हैं, मामला कोर्ट में साबित नहीं होता, एक एक करके सारे लोग आरोपी छूटे जा रहे हैं जिनको ईडी ने या सीबीआई ने अरेस्ट किया। मैं इसके लिए कई उदाहरण आपके समक्ष दिल्ली का प्रस्तुत करूंगा, झारखंड का प्रस्तुत करता हूं, तमिलनाडु का प्रस्तुत करता हूं। इसलिए इस पर सवाल है कि चूंकि आप उनसे कानूनी रूप से नहीं निपट पा रहे, इसलिए आप इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र में इतना भद्दा मजाक कानून का नहीं बनाना चाहिए, मैं विपक्ष के लोगों से कहूंगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, देखिए भाई, इस पर स्वस्थ बहस होनी चाहिए। और माननीय अमित शाह जी ने इस बिल को जेपीसी को भेज के ये दर्शाया है कि हम सबकी सहमति से देश का कानून बनाना चाहते हैं, हम अकेले कानून नहीं बनाना। थैंक यू सर। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबकी बात है। मैं 2 उदाहरण और देना चाहता हूं। सर कंप्लीट करें, 10 सेकंड से। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबका आग्रह होना चाहिए कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, अपराधी जेल में होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 30 दिन जो जेल में रहता है उसे मंत्री और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने में क्या जा रहा है? ठीक है, कानून आपको छोड़ेगा। मामले में आपकी सरकारों ने अपने मंत्रियों पर आरोप लगे हो, आपने कोई जांच बिठाई हो तो बता दें। ब्रजेश जी, मेरे सरकार आप जांच ही नहीं बिठाते हो सरकार में, तो कोई फंसेगा कहां से? नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। देखिए, जांच सबके खिलाफ होती है। लोकतंत्र में सरकारें आना जाना ये जनता के हाथ में होता है। मैं एक उदाहरण और सर, आप अब नेक्स्ट में 30 सेकंड में अपनी बात खत्म थैंक यू सर। सुरेंद्र राजपूत आपके मित्र हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। जब कुछ किया नहीं सर तो डरना किस बात से? आने दीजिए संविधान संशोधन, लागू होने दीजिए ये कानून। सर, क्या परेशानी है आपको? अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो कांग्रेस पार्टी को क्या तकलीफ है सर? ब्रजेश भाई, आज सबसे पहले तो मैं समीर सिंह जी की मुक्त कंठ एक लाइन के लिए प्रशंसा करना चाहता हूं। आज देखिए कैसे गिरगिट की तरीके से रंग बदलते हैं। आज राहुल गांधी जी की प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे वो कानून के रूपी कागज इन्होंने फाड़ दिया था, और आज तक कह रहे थे कानून फाड़ दिया था, कानून फाड़ दिया था, मनमोहन सिंह जी की इज्जत नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। आज लालू जी के खिलाफ अरे भाई समीर भाई, कम से कम आज आपने सच बोला, आपको धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपके बड़े नेता भी ऐसे ही सच बोलेंगे। खैर, ये तो बात हो गई आपकी तारीफ की। अब आप आ जाइए इस कानून पर। इस कानून में तो, इस कानून का नाम तो ब्रजेश भाई सिंपल सा होना चाहिए, तख्ता पलट कानून। तख्ता पलट कानून आप कर दीजिए ना इसको। कि आप बताइए कि आपने पीएमएलए कानून बना रखा है, पीएमएलए कानून में ईडी क्या नाम विपक्षियों के खिलाफ केस करती है, और अभी तो विपक्षियों के खिलाफ केस कर रही है, कल समीर सिंह जी जैसे लोगों के खिलाफ भी केस करेगी, योगी जी जैसे लोगों के खिलाफ भी केस करेगी, जो केंद्र सरकार में डिक्टेटोरियल एटीट्यूड वालों की बात नहीं मानेंगे और केस करेंगे। केस करके पीएमएलए कानून में आपकी 6 महीने से पहले जमानत नहीं होती, और आपको कहेंगे कि भैया आप सत्ता से हटो, और आप हट करके आप किनारे बैठो। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि आप 5400 से ज्यादा केस 2014 से लेकर के विपक्षियों के खिलाफ लगाए। जिन विपक्षियों ने भारतीय जनता पार्टी की गुलामी स्वीकार कर ली, उनके खिलाफ या तो केस हट गए या उनकी फाइलें गायब हो गई। छगन भुजबल उसमें से हैं, अजित पवार उसमें से हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा उसमें से हैं, मतलब कई लोग हैं, उसको इस समय कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों के लिए नहीं लगाए, जिन लोगों ने झुकने से मना किया, वो लोग जेल में चले गए। अब जेल में चले गए। सत्येंद्र जैन जेल में 2 साल रहा, आप पार्टी का नेता, मंत्री, विधायक, तो 2 साल जेल में रहा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूंकि वहां पर बन गई है, अब सत्येंद्र जैन को जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो कह रहे हैं कि साहब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं भ्रष्टाचार के। 2 साल उस आदमी को जेल में रख करके आज कह रहे हैं उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिले, केस वापस कर रहे हैं, केस बंद कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए ऐसा है, आपके पास अगर अब और कुछ नहीं बचा तो पीड़ित कांग्रेस ही नहीं मिला। नहीं सर, अभी 2 मिनट सर, मुद्दा है ये सीरियस मुद्दा है। मेरा ये कहना है आपसे, और मैं तो एक बात और थोड़ा हल्के अंदाज में कहता हूं, जिसको समीर भाई बुरा नहीं मानेंगे, उम्मीद करता हूं। हंसी जी, मैं बताता हूं आपसे कि अभी तो ये कानून अमित शाह लाए आए हैं। 17 सितंबर को 75 के पूरे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अब हो सकता है कि भाई इस कानून के जरिए वो उनको भी
30 दिन के अंदर चलो अब अमित शाह जी अमित शाह कह रहे हो कि हमारी बारी आ ये तो अब एक सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं पर बात है। मैं दो उदाहरण आपके समक्ष सर प्रस्तुत कर रहा हूं, एक अरविंद केजरीवाल का और दूसरा हेमंत सोरेन का। दोनों के पास बहुमत था, हेमंत सोरेन ने ये इस्तीफा मारा, लौट के आए सर, बहुमत उनके पास था, फिर मुख्यमंत्री। सर क्या दिक्कत है? आपको भेजिए जेल, लौटिए, फिर मुख्यमंत्री बनिए सर। मैंने कहा ना कि अगर वही हेमंत सोरेन के लिए हम लोगों ने कहां से कहां तक लड़ाई लड़ करके 2 महीने 3 महीने में किसी सूरत में बेल कराई, लेकिन सत्येंद्र जैन की तो 2 साल तक बेल नहीं हो पाई ना। मैं एक नहीं केस में आपको कई केस बताता हूं। और मैं आपको एक चीज और, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें जी बोलिए सुरेन जी। ठीक है ना। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, इस चीज के लिए अगर आप वो करें कि भारतीय जनता पार्टी इस केस को कर क्यों रही है, मैं तो कहता हूं कि अगर सेलेक्ट कमेटी में ही इनको देना था, जेपीसी में ही इनको सेलेक्ट कमेटी में तो सेलेक्ट कमेटी में ये दे देते, क्या नाम, उससे पहले वाइडर कंसल्टेशन के लिए दे दे, पहले ही वाइडर कंसल्टेशन के लिए कर लेते। इस बिल को लाए क्यों? ये बिल इसलिए लाए कि गरीबों के हक में एक वोट चोरी की यात्रा, वोट चोरी के खिलाफ यात्रा हो रही है, उस चीज से आपको ध्यान हटाना था। वरना अगर आपको इस चीज में रखना ही था इसको, तो आप लाते, पास कराने के लिए लाते। थैंक यू सर। लेकिन ये विधायकों, क्या नाम, सांसदों की शोर से नहीं किया, पहले से इन्होंने कहा था कि हम सेलेक्ट कमेटी में भेजें। मैं आईपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुरेन जी। धन्यवाद सर। सुरेन जी सर नेक्स्ट राउंड में ले लीजिएगा समय सर। आईपी सिंह जी आपके परम मित्र मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आईपी सिंह जी स्वागत आपका और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी पार्टी क्यों विरोध कर रही भाई, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई केंद्र सरकार करना चाहती है और कह रही है कि भाई 30 दिन जेल में रह के थोड़ी सरकार चलने देंगे कोई, और ये नैतिकता भी नहीं है, संवैधानिक मर्यादा भी नहीं है। आप क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हो आईपी सिंह जी? अब देखिए ब्रजेश जी, ये तो देश का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 130वां जो ये संशोधन लेकर बीजेपी आई है, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत समाचार उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश के लोग पूरी देश दुनिया में बसे हैं। तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अब खाद के लिए किसान लाइन में नहीं लगता, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था। आज उत्तर प्रदेश में खाद का गंभीर संकट है और इतने भ्रष्ट आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कृषि मंत्री बना रखा है कि जिन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि 75 जिलों में लाठीचार्ज हो रही है, खाद उपलब्ध नहीं है, ना डीएपी है, न यूरिया है। पूरे देश में ये संकट गंभीर है, लेकिन बीजेपी उस पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मैं ब्रजेश जी, अब मैं फिर से खाद के मुद्दे के बाद कानून व्यवस्था बेहद खराब है, उत्तर प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है। सर कोई दस्तूरी रस्म नहीं है कि सर स्पीच पढ़नी, सर आज इस मुद्दे पे चर्चा करनी है सर। नहीं, बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पर मैं वापस आ रहा हूं। तो आज का संसद का दिन जो है वो काला दिन है, और जो विधेयक है वो काला है। जिस तरह के कार्य बीजेपी करती है वो विपक्ष को हर तरह से फंसा देना चाहती है, उसी तरह वो तत्पर है। और आज संसद में हमारे समूचे विपक्ष ने कहा कि ये अलोकतांत्रिक है, संविधान विरोधी है और हम इसका विरोध करते हैं। उस कड़ी में हमारे जो आजमगढ़ के सांसद हैं श्री धर्मेंद्र यादव ने बढ़ चढ़कर ये बताया कि जब प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र दौरे पर जाते थे तो अजीत पवार को लेकर कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। 70,000 करोड़ प्रफुल्ल पटेल आज वो मंत्रिमंडल में है, वो उनके साथ सांसद हैं और हजारों हजार करोड़ की संपत्ति उसी ईडी ने, उसी सीबीआई ने उनको दान में दे दिया कि आप ले जाइए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है प्रधानमंत्री के अंदर आती हैं, वो कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी और इसका दुरुपयोग बढ़ जाएगा। और ईडी को और ताकतवर करने का नतीजा ये होगा कि पी चिदंबरम ने जब ईडी को ताकत दी तो सबसे पहले उसी ईडी ने उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया।
तो संविधान का जो सर मूल कांग्रेस पे ढांचा कमेंट है, कर रहे हो सर? कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। सर यही तो मैं कह रहा हूं। रनिंग कमेटी सर, मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा, मैं जी, उस पर भी यही तो मैं चर्चा कह कर रहा हूं। लूंगा। जी तो लेकिन जिस तरह से विपक्ष के चीफ सर, आपको आशंका किस बात की है, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या डाउट है अगर ये कानून बन गया तो? देखिए, यह विधेयक राजनीतिक प्रतिशोध का बड़ा औजार बन सकता है, ये बड़ी ताकत बन सकता है। विपक्ष का मानना है कि यह संवैधानिक ढांचे को कमजोर करेगा और केंद्र को अत्यधिक शक्तिमान करेगा। थैंक यू सर। इसलिए समाजवादी पार्टी देश की तीसरा सबसे बड़ा दल है और समाजवादी पार्टी संसद में हर मुद्दे को लेकर जोरदार तरीके से थैंक यू सर, धन्यवाद सर, गठबंधन के साथ थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। आईपी सिंह जी, शुक्रिया आपका। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस बिल को लाने के पीछे के जो इरादे हैं उसको विपक्ष को लगता है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये गेस्टापो बनाया जा रहा है, जर्मनी वाली हिटलर वाली को, और दूसरा कहा कि ये विपक्ष को, अब जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है और आईपी सिंह भी कह रहे हैं कि दरअसल ये विपक्ष की जो सरकारें राज्यों में हैं उनको अस्थिर करने के लिए, उनको गिराने के योजना के तहत ये कानून लाया जा रहा है। अगर देश की लोकतांत्रिक राजनीति की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अगर हम विवेचना करें तो हमें समझ में आएगा कि एक समय ऐसा था जब अपराधी चुनाव जीतने के लिए राजनेताओं का समर्थन करते थे, उनके धन बल और उनके बाहुबल से लोग चुन करके विधानसभा और लोकसभा में जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद में अपराधियों को ये समझ में आया कि अगर हमारे समर्थन से ये पार्लियामेंट जा सकते हैं, हमारे समर्थन से, हमारे बाहुबल से अगर ये विधानसभा को सुशोभित कर सकते हैं। सर एक सेकंड सर, आईपी सिंह जी, नो सर, नो रनिंग कमेंट्री, पहला राउंड है सर, प्लीज सब लोग संयम और मर्यादा का पालन करें। अगर वो विधानसभा जा सकते हैं, अगर उनके समर्थन से कोई लोकसभा बना ली है सर, कोई कुछ भी बोलेगा, बोलिए आप। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हमारे समर्थन से ये जा सकते हैं तो हम चुनाव लड़ करके क्यों नहीं जा सकते। और उसके बाद में हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक रिसर्च के लिए जो संस्था है वो प्रति चुनाव में कितने प्रत्याशी हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है उसका पूरा विश्लेषण जारी करती है। अगर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अगर इस देश की पार्लियामेंट को, अगर इस देश की विधानसभा को और भ्रष्टाचार के आरोपों से, अपराधियों से मुक्त रखने के लिए, राजनीति को शुचिता से स्थापित करने के लिए, राजनीति में भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्तित्व के विकास के लिए अगर कोई सरकार प्रयास कर रही है तो इस पर इतनी आपत्ति करने का औचित्य क्या है। मेरा कहना है पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को अभी ये विषय गया है, अभी प्रवर समिति के सामने गया है, वो उस पर विचार करेगी। उसमें सभी पार्टियों के, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहते हैं, वो उस पर विचार विमर्श करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उसमें कोई प्रावधान हो जो संविधान के विरोधी हो। राजपूत ने एक बात कही कि एक वाइडर कंसल्ट करना चाहिए था अपोजिशन के साथ ये विधेयक लाने से पहले। अगर सदन में प्रस्तुत हो गया और पूरे देश में उस पर एक चर्चा प्रारंभ हो गई तो इस पर आपत्ति क्या है। अगर पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी को बिहाइंड द बैक अगर उसको दे दिया जाता तो आज हम आपके टीवी चैनल पर बैठ करके इस पर कैसे डिबेट करते। आपत्ति दिल्ली, झारखंड और तमिलनाडु का मामला है। नहीं, हम इसको टुकड़ों में तोड़ करके नहीं देख सकते। लोकतंत्र में अगर इस देश में एक संविधान में गया है सर, पार्लियामेंट इस देश के नेशनल, सुरेंद्र जी प्लीज वेट करना पड़ेगा सर, पूरा मौका दूंगा सर। पार्लियामेंट इस देश के नेशनल कॉन्सेंस को रिप्रेजेंट करती है, उसको अन्य राज्यों के आधार पर तोड़ कर नहीं देखा जा सकता। हो सकता है किसी राज्य में, मुझे बताइए कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री हटे, मंत्री हटे, बर्खास्त हो, ये चुनी हुई सरकार जो जनता चुनती है ना वो तय करती है। कोई गवर्नर या कोई दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं हटा सकता। आप तो ये बैकडोर से हटाने की प्लानिंग है। अगर भाई जनता चुनती है ना किसी को, आप कैसे हटा सकते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्री? बिल्कुल नहीं हटा सकती है। और तो ये बैकडोर से लाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं हटा सकती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि लालू प्रसाद जी इस्तीफा दे दें और उसके बाद में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो तो जनता ने नहीं उनको चुना था, वो तो उसके बाद में उन्होंने शपथ लेकर के और उसके बाद विधानसभा गई। 356 का इस्तेमाल कितना हुआ इस देश में? धारा 356 के इस्तेमाल पे वो सरकारें बर्खास्त हुई। 356 के इस्तेमाल पर अगर हम यही राजपूत जी की पार्टी करती थी तो कांग्रेस का सारा यहाँ पे कच्चा चिट्ठा खुल सकता है। हम किसी राजनीतिक दल के ऊपर ये टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये एक वस्तुनिष्ठ विषय है, इसको सब्जेक्टिव होकर के इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। आपको सिर्फ कांग्रेस की खोलनी है? नहीं, 356 को लेकर के 356 को लेकर के अगर आप एक विशेष चर्चा का आयोजन कर लीजिए, 356 पर भी हम लोग पूरा बैठ करके डिबेट कर सकते हैं। लेकिन आज चर्चा इस बात पर है कि राजनीति में अगर शुचिता को लेकर के अगर सरकार को
कोई ऐसा विधेयक लेकर आई है और पार्लियामेंट अगर डिस्कशन और डेलिब्रेशन के लिए एक फोरम है तो संसद में बैठ करके चर्चा हो सकती है, विपक्ष उस पर बैठ करके अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है। मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का माइलस्टोन ऑर्डर आया उसके बाद से 356 का दुरुपयोग देश में बंद हो गया। उसके पहले हिस्ट्री रही है इस देश की। अगर थोड़ी सी बात पे नाराज हो पूरी सरकार बर्खास्त कर दी। अगर विपक्ष के किसी मित्र को लगता है कि उसमें कोई प्रावधान ऐसा है जो संविधान विरोधी है, प्रशंसा की हो उनकी पार्टी। मैंने प्रशंसा नहीं किया, प्रशंसा वाली पार्टी ने सर्वाधिक 356 का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। अभिषेक तिवारी जी को बुलाया जाए। प्लीज वेट, प्लीज नेक्स्ट राउंड में टाइम ले लीजिएगा। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमें दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। अभिषेक, आपका स्वागत और धन्यवाद। ये सारा बिल, बवाल, कानून ये सिर्फ आपकी वजह से है। आप मतलब आम आदमी पार्टी की वजह से आया है। आप इस्तीफा दे देते तो ये नौबत नहीं आती। ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कि आज लोकतंत्र का काला दिन है जी। ये बिल का आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। ये बिल केवल और केवल विपक्षी पार्टियों को तोड़ना और सरकारों को गिराना, जो सरकारी विपक्ष की पार्टियां हैं उन सरकारों को गिराने का ये मकसद है। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से करती आई है उसको अस्थायी और वैध बनाने का ये चाल है भारतीय जनता पार्टी का। अभी ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। क्या गिरफ्तारी होना गुनाह होता है? और ये तो सीधा सीधा जो भारत के संविधान की अवधारणा है, भारत के कानून की जो अवधारणा है प्राकृतिक न्याय, उसका उल्लंघन है। हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि अदालत से दोषी नहीं पाया जाता, और भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि नहीं, वो गिरफ्तारी के आधार पर उसको गुनाह मान लिया जाएगा और अदालत से पहले ये जजमेंट दे देंगे कि इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है सीधा सीधा जनादेश का भी अपमान है। कोई किसी भी व्यक्ति को वहां की जनता चुन करके भेजती है और भारतीय जनता पार्टी जो हमारी न्यायपालिका उसको कमजोर करते हुए न्यायपालिका को मजबूत कर रही है। अरे भैया, तो क्या जेल में रह के गवर्नमेंट बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे। मुझे एक बार कंप्लीट कर लीजिए ब्रिजेश जी, फिर आपके सवालों को मैं जवाब दे दूंगा। हमारे संविधान में बोला गया कि एड एंड एडवाइस पे काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं उसके आधार पर राष्ट्रपति और गवर्नर कार्य करते हैं। ये तो उल्टा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गवर्नर बर्खास्त करेंगे, राष्ट्रपति बर्खास्त करेंगे। ये तो प्राकृतिक न्याय का भी उल्लंघन है, भारत के न्यायपालिका को कमजोर करना हो रहा है। मैं ताजा उदाहरण देता हूं। हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन थे, लगभग 2.5 बरस भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में रखा और लास्ट में क्या हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गया। बोले सबूत नहीं मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां के लोगों को तोड़ने का प्रयास करती है, खरीद फरोख्त करने का प्रयास करती है, ऑपरेशन लोटस चलाने का, सरकार गिराने का कार्य करती है, उसको वैध बनाने का इनका यह तरीका है। तो सत्येंद्र जैन का आपने देखा, अरविंद केजरीवाल जी को इतना दिन जेल में इन्होंने डाल दिया, आज तक एक इनको सबूत नहीं मिला। और मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 वर्षों में सीबीआई के द्वारा लगभग 174 केस बंद कराए इन्होंने, 174। और एक आंकड़ा बताता हूं, 95% जो केस है वो अपोजिशन लीडर पे इन्होंने किया हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं पे नहीं किए हैं। और एक आंकड़ा बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी को सीबीआई और ईडी को तोता बोला सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, आपको सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे अपने हाथ में रहा ईडी कि हमारे समाज में जो भी तिवारी जी कुछ मर्यादा भी है, कुछ संवैधानिक मर्यादाएं भी हैं, कुछ बातें जो संविधान में नहीं लिखी गई हैं लेकिन वो मर्यादा के दृष्टिकोण से आती हैं। जैसे जेल में रह के गवर्नमेंट कैसे चलाओगे भैया, बोलिए। ब्रिजेश जी, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, लोकतंत्र को नहीं मानती। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों के हत्यारे वाले लोग हैं। आप बताइए इन्होंने क्या किया? इन्होंने जिस तरीके से नारायण राणे को लेकर के आए, हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के आए, शुभेंदु अधिकारी को लेकर के आए, न जाने कितने उदाहरण हैं। और जब से अरे सर पास होने दीजिए, कोई बात नहीं, कानून का सामना किया जाएगा। सर आपको छाती ठोक के कहना चाहिए, बनाओ कानून। ब्रिजेश जी, अदालत का सामना किया जाएगा, कानून का सामना होगा। की बात करते हैं, दम ठोक के कहिए आप। भारतीय जनता पार्टी वाले जब सुचिता की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। धन्यवाद। आप बताइए कि आप कह चुके लग रहा है अपनी पूरी जो देश के सबसे बड़े नेता हैं वो जाकर के अजीत पवार को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और ला करके उनको अपने आप देखो चक्की पीसिंग वाला डायलॉग अगर कोई अच्छे से बोल पाता है तो वो केवल संजय सिंह है। उनसे अच्छा चक्की पीसिंग का डायलॉग
भारत की राजनीति में कोई नहीं बोल सकता जो संजय सिंह बोल सकते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। तो बताइए ये कानून क्यों आ रहा है? देखिए, ये कानून ये कहता है कि जो लोग किसी मामले में फंसने के बाद गद्दी या कुर्सी नहीं छोड़ते हैं उनको ज़बरदस्ती खींचकर उतारा जाए। उससे अच्छा है कि एक कानून बन जाए और उस आधार पर कार्रवाई हो। वैसे पहली बात यह है कि इस देश में जितने कानून बनाने वाले लोग थे उन्होंने जब जब कड़े कानून बनाए तो ये सोचकर बनाए कि ये उन पर कभी लागू नहीं होगा, लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं, फिर वही कानून उन पर लागू होता है। तो ये एक ऐसा कानून है जो जब व्यक्ति नैतिकता को त्याग देता है, जब इस देश में उच्च कोर्ट के नेता होते थे जिनका चरित्र होता था कि अगर आरोप लगता था तो वो पद त्याग कर देते थे, तब शायद इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं रही होगी। अब कई बार देखा गया ऐसा कि बहुत सारे नेता जेल में रहे और उन्होंने पद त्याग नहीं किया, तो उसके बाद ये एक व्यवस्था बनाई गई। देखिए, विपक्ष को सत्ता पक्ष के हर काम पर शंका होनी चाहिए और इसके लिए वो अधिकृत है, उसको छूट है कि वो इनकी आलोचना खुलेआम करे और इनकी मंशा बताए कि ये जबरदस्ती विपक्ष के नेताओं को गद्दी से हटाने के लिए सब ला रहे हैं। ये विपक्ष का अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बिल और आ जाता अगर इसी के साथ कि घोटाले में जिस विभाग का मंत्री जेल जाएगा उसी के साथ उसके विभाग का प्रमुख सचिव और अधिकारी भी जेल जाते, तो ये बिल और ज़्यादा कारगर हो जाता। तो ये बहुत अच्छा बिल है। इसको संदेह की दृष्टि से देखने से अच्छा है कि जो लोग कुर्सी पर चिपके रहते हैं जिन्हें खींचकर उतारा जाए, उससे अच्छा है कि जब वो पद ना छोड़े तो उनको जबरदस्ती हटाया जाए। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही आईएएस अधिकारियों वाली की, लेकिन चूंकि ये ड्राफ्ट आईएएस अधिकारी करते हैं इसलिए अपने को कभी वो इसमें आच्छादित नहीं होने देंगे। देखिए, इस देश में तमाम नेता जेल में रह के चुनाव जीतते रहे, विधायक सांसद बनते रहे हैं और नारा तभी चला कि जेल का फाटक टूटेगा और फलाना नेता बाहर छूटेगा। देखो, जितने नेता जेल गए उनके समर्थक यही नारे लगाते हैं। क्या लगाते हैं अटल जी? जेल के ताले टूट गए और भैया जी छूटेंगे। वीरेंद्र जी देखिए, अगर कोई व्यक्ति जेल में है पद पर रहते हुए तो वो काम कैसे करेगा, फाइल कैसे होगी? तो ये व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन ये नैतिकता पर छोड़ दिया गया था। अब देश की आज़ादी के 79-80 साल बाद इस चीज़ की ज़रूरत है और सरकारी कर्मचारी वैसे ब्रजेश जी कोई भी अगर 3 दिन तक जेल में रहता है तो वो स्वतः सस्पेंड माना जाता है और विभाग में ये कार्रवाई होती है। हर सरकार में, केंद्र हो यूपी हो, हर जगह के लिए व्यवस्था है। और एक उदाहरण आपको बताऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मऊ से बसपा से अतुल राय जीते थे। वो पूरे 5 साल जेल में रहे। अब उनकी विधायक निधि कैसे खर्च हुई होगी, ये भी सांसद निधि, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जी ये जो एक नारा चला था चक्की पीसिंग वाला, अब देखो जेल में कोई चक्की उक्की नहीं पीसता, वहाँ मशीनें लग गई हैं आटा रोटी बेलने के लिए। तो ये चक्की पीसिंग वाला नारा राजा भैया पॉडकास्ट में बता रहे थे कि चूंकि जेल में उनको काफी अनुभव हुआ था, तो जब वो कारागार मंत्री बने तो उन्होंने रोटी वाली क्या लगवा दी थी समीर सिंह जी? मशीन लगवा दी थी। हाँ, समीर सिंह बता रहे थे मुझे कि ये भी बोले हैं वो। तो राजा भैया जब जेल में थे तो बता रहे थे जो बीड़ी बंडल बाहर 10 रुपया का मिलता है वो जेल में 100 रुपया का देते हैं। तो बाहर का सामान बड़ा महंगा रहता है। अब इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। अब चक्की पीसना नहीं पड़ता क्योंकि जो प्रभावशाली लोग हैं उनके लिए जेल में व्यवस्थाएं रहती हैं जी। और एक बार दिल्ली के एक मंत्री का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो पैर वैर दबवा रहे थे। जी वीरेंद्र जी, तो इस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये बिल केजरीवाल को देखकर लाया गया। ये बिल तब लाया गया जब शिबू सोरेन जेल गए, वो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जेल गए और उन्होंने पद त्याग कर दिया गया। तो ये बात, इसमें कोई शंका नहीं कि
इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। लेकिन ब्रजेश जी, जिस देश में संविधान में इतने संशोधन हो रहे हैं, वहाँ कुछ संशोधन अगर लोगों को साफ पानी के लिए, शिक्षा के लिए, सम्मान से जीने के लिए, महंगाई के लिए भी हो जाते, अस्पताल में इलाज के लिए हो जाते जी, तो समाज में और अच्छा बदलाव आता। खाली नेता को इस दायरे में ना रखिए, थाना, पुलिस, तहसील को भी कुछ दायरे में लाइए, तो इस देश की जनता का जो कष्ट है वो काफ़ी हद तक मिट जाएगा। फिलहाल एक बात कही गई है कि जो काबिल लोग होते हैं वो किसी से दबते नहीं हैं और ना किसी को दबाते हैं, लेकिन सियासत में अपने विरोधियों को निपटाने का काम बहुत साल से चला आ रहा है। चिदंबरम जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने कई लोगों को जेल में डाला, और जब सरकार बदली तो वो भी जेल में गए। ये सब इस देश ने देखा है। और इस देश में दो लोग ब्रजेश जी ईमानदार सबसे नेता हुए, एक लालू प्रसाद यादव और एक राजा भैया। इन लोगों ने जिस जेल की बिल्डिंग का उद्घाटन किया खुद उस जेल में जाकर रहे, ये भी इनकी ईमानदारी के तौर पर देखा जाए। चिदंबरम के साथ यही हुआ, जिस सीबीआई बिल्डिंग का उद्घाटन किए वहीं वो हिरासत में रहे हैं। तो खैर, आईपी सिंह बता रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं था। नैतिकता बनी रहनी चाहिए जी। 4 लाइन सुनिएगा कि करते हैं लोग उनको ही सलाम आजकल, जो बेच देते हैं लालच में ईमान आजकल। ना होता उन्हें गम अपने कर्म पे जरा भी, खरीद लेते हैं वो सच को बेदाम आजकल। और जो माहिर हैं कपट का जाल बुनने में खूब, यारों मिलता है उनको ही सारा सम्मान आजकल। और जानते हैं सब उनकी असलियत को, लेकिन डरता है उनके खौफ से इंसान आजकल। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम सब तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर समीर सिंह जी, अपोजिशन का ये आरोप है कि यह बिल संघीय व्यवस्था को तहस-नहस करने वाला और भारत के संविधान का जो मूल सिद्धांत है उसके विपरीत है। ये नहीं ब्रजेश जी, देखिए 2 बातें कहूँगा। एक तो मैं कहूँगा विपक्ष भ्रम में है, और विपक्ष को आगे आके माननीय मोदी जी का जो ये बिल है, मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए। और देश की जनता आज उनको अभिनंदन कर रही है इस नाते कि पहला ऐसा सरकार का संविधान संशोधन बिल है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने को उस परिधि के अंदर रखा है कि जो भ्रष्टाचार और अपराध को रोकेगा, उस परिधि में प्रधानमंत्री स्वयं अपने को रख के जिस कानून को बना रहे हैं, ये देश के लिए एक मील का पत्थर है और देश इसे सदियों सदियों तक याद करेगा और कांग्रेस और विपक्ष को भी कोसेगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि तख्ता पलट कानून है। सुरेंद्र जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, इस देश के अंदर 356 का सबसे ज़्यादा किसी ने इस्तेमाल किया है सरकारों को गिराने के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस देश के अंदर कानून का मजाक बनाया है तो कांग्रेस ने किया है। इस देश के अंदर इमरजेंसी किसी ने लाया, इंदिरा गांधी ने तानाशाही का कानून लाया, पूरे देश को शिक्षा के अंदर बंद कर दिया था, पत्रकार से लेकर जनता तक, तो नाम था कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी की। उत्तर प्रदेश को याद है रमेश भंडारी का वो दिन, काला दिन, जिस दिन उन्होंने कल्याण सिंह को हटा के शपथ दिला दिया था और 24 घंटे के बाद सरकार बहाल हो गई थी। सरकार बहाल हो गई थी ब्रजेश जी, हाई कोर्ट ने उस सरकार को बहाल कर दिया था। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, किसको शपथ दिलाई थी? साहबानों के केस में शपथ किसको दिलाई? साहबानों के केस में, वो आजकल बीजेपी में है। केस में कांग्रेस ने क्या किया था? साहबानों के केस में कांग्रेस ने क्या किया था ये पूरा देश जानता है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं। और राहुल गांधी अभी अचानक ये कानून लाने का पीछे आप क्या उद्देश्य क्या है? देश के अंदर सत्ता का रास्ता, माननीय मोदी जी का मानना है कि देश के अंदर सत्ता का रास्ता सेवा से जाएगा, भ्रष्टाचार से नहीं जाएगा। मैं कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, बस 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करो सर। 20 सेकंड में। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे, प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब 2 साल सत्येंद्र जैन जेल में रहे। भाई देश के अंदर कानून है, आपको हाई कोर्ट नहीं न्याय देता है, आपको लोअर कोर्ट न्याय नहीं देता है, आपको दोषी मानता है, आप भाजपा को क्यों दोषी मानते हो? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते,
आप भाजपा थैंक यू सर, सुरेंद्र राजपूत जी को लाया जाए, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ये बीजेपी जिम्मेदार है। आज डिबेट बहुत बढ़िया चल रही है सर, आपने अपने बारे में देश का कानून है, लोगों के विकास का कानून है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का कानून है, और हम सब इस देश की जनता मोदी जी का अभिनंदन करती है, उनको बधाई देती है कि बड़े हृदय के साथ अपने को शामिल करते हुए उन्होंने इस कानून को बनाया है, वो अभिनंदन के पात्र है। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए एक बात तो इसमें माननी पड़ेगी कि ये बिल इतना बोल्ड मूव है भारत की सरकार का कि प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं को और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी इसके दायरे में लिया है। लिहाजा इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। आप ये बात सिर्फ कह सकते हैं कि साहब प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा, लेकिन उस कानून के दायरे में भारत का प्रधानमंत्री भी है। ब्रजेश भाई, जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके की बातें चल रही हैं ना, तो ये लोकतंत्र के लिए मुखालिफ है, लोकतंत्र के लिए खिलाफ है। और प्रधानमंत्री जी हो, चाहे जब आदमी अपने आप को एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के रूप में रख रहा है, तो सच बात है कि कागज में आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उसके अंदर आप क्या करेंगे, सारी बातें वो बाद में आएंगी। अरे भाई बीच में मैं तो नहीं बोलेंगे सर, आप बोलिए। क्या नाम काहे को समीर भाई, आप लेट्स कंप्लीट कर यही तो कह रहा हूं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप बोले सर, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। इमरजेंसी किसने लगाया भाई? फिर हम ही को इसमें इमरजेंसी किसने लगाया बताओ। थोड़ा सा बोलिए, उनको अपनी बात कह लेंगे। ओके सुरेंद्र जी कंटिन्यू प्लीज। अरे इमरजेंसी इस देश में इमरजेंसी हमने लगाई थी और हमने सर माइक टूट जाएगा, लगाया, सीना ठोक लीजिए और लोकतंत्र की बात करिए। ठीक है, आप बात करिए, ये बकवास लगाने वाला भाई आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। नहीं सर आप बोल। लोकतंत्र में इमरजेंसी लगाने वाला व्यक्ति समीर सिंह जी, आपको मैंने पर्याप्त समय दिया सर, अब आप शांत हो जाओ। आप शांत रहते रहे, चूंकि भारतीय अपोजिशन बोलोगे नहीं तो सर डिबेट में सर सबको समान मौका दीजिए। और लोकतंत्र की बात सर आप बोलो सर, गजब है, बधाई आपको। सुरेंद्र जी बोलिए, आपको बधाई, आपकी पार्टी को बधाई। सुरेंद्र जी बोलिए प्लीज। ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव हो गया है ब्रजेश जी, आज की डेट में अपने को माउथपीस बना लेते हैं एक चैनल को, और क्योंकि इनको कहा जाता है कि विपक्ष के लोगों को बोलने मत दीजिए, क्योंकि विपक्ष के लोगों को बोलने देंगे तो इनकी चोरी डकैती, इनकी निर्लज्जता, ये सारी की सारी खुल जाएगी। और आपकी बहस चूंकि हमने उदाहरण प्रस्तुत किया, यहाँ पर आपको उमा भारती मध्य प्रदेश के अंदर इस्तीफा देके जेल गई थी, इस्तीफा दिया था उमा भारती ने, जेल गई थी, इस्तीफा दिया था उमा भारती ने। आप एक उदाहरण बता दो। समीर सिंह जी आप शांत हो जाओ सर। ये है मौका तो डिबेट समाचार को भारतीय जनता पार्टी ने माउथपीस बोलना चाहता हूँ, मैं सबको रोक दूं, आप उतनी देर कंप्लीट होने देना, कोई आर्गुमेंट कंप्लीट होने देना। माउथपीस है भारतीय जनता पार्टी। ओके बोले सर, जब तक हाँ कंटिन्यू प्लीज सर, गुस्सा छोड़े आप बोलिए। मतलब ये तारतम्य तोड़ देते हैं ब्रजेश भाई, इस तरीके की जो तरीका है ये उचित नहीं है। आप उस ट्रैप पे मत आओ ना, बोलो ये सत्ता का जो अहंकार है, इसी के भूल जाते हो, जो रट के आते हो, यही होता है। और क्या कैसे ना आए प्लीज बोलने दो, बीच में सही बात सर आप बोलने दो प्लीज, शांत हो जाओ। देखिए ये है, उसके बाद भी आपके कहने के बाद भी चुप नहीं हो रहे हैं। आप बोलो सर, आपके कहने के बाद भी सुरेंद्र जी को स्क्रीन पे लो और सुरेंद्र जी की आवाज भारतीय जनता पार्टी का आप बोलो सर, आप कंटिन्यू हो सर, आपकी आवाज जा रही भूल जाते हो, है, आप बोलो सर, तो कर रहे हैं आप बोलो कंटिन्यू सर जी। देखिए जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिपक्षियों को जेल में भेज करके मैं दे दूंगा आपको, टाइम ले लीजिएगा, खत्म करना चाहती है, उसका एक उसका ये अगला कदम है। और अगर ये अगला कदम होगा तो एक चीज मैं बता दूं समीर सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि भरोसा करिए कि ये आज हमारे खिलाफ आ रहा है, कल आपके खिलाफ भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो डिक्टेटर बन गया है, वो योगी जी को भी इसी कानून तो अरेस्ट कर लो, क्या हटाएगा, यकीन करिएगा। उनके खिलाफ भी ईडी की उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई होगी, उनको भी 30 दिन जेल भेजा जाएगा। अगर वो अपने पद से नहीं हटेंगे तो उनको भी हटाया। धन्यवाद, बलिदानी लोग हैं, इस चीज को मैं आज सत्ताधारी लोग नहीं है, बलिदानी लोग हैं, बलिदानी हमने बलिदान देके देश को खड़ा किया है, अंग्रेजों के बलिदान देके देश को धन्यवाद, थैंक यू सर, आप लोग प्राणों की आहुति देके देश को खड़ा किया है। सुरेंद्र जी बकवास कर रहे हो, रसगुल्ला थैंक यू सर, आप जैसे पैसा सत्ता लेके के देश को दलाल नहीं हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं। धन्यवाद। ओके आईपी सिंह जी को लाओ स्क्रीन पे। हमेशा दलाल आईपी सिंह जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप सर धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है ब्रजेश भाई, इस तरीके से बहस को मत कराया कीजिए सर। धन्यवाद सर, करबद्ध प्रार्थना। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप भारतीय जनता अरे हम सब आदमी को बोलने, अरे हम सब लोग एक साथ डेली डिबेट करनी है सर,
किस बात का लड़ना सर? आईपी सिंह जी आपके परम मित्र हैं। नहीं डिबेट करते हैं, लेकिन इस तरीके की अरे कोई बात नहीं होना चाहिए। आज इनको पहले मौका मिल गया तो आपको डिस्टर्ब कर दिए। खुली इजाजत दीजिए सर, ये ट्रैप है आपके ऊपर, आप समझो बात को। भारतीय जनता पार्टी जब बोले हम सब लोग लगातार बोलेंगे उनके बीच। आईपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये उचित नहीं है। जब भारत के प्रधानमंत्री उचित नहीं है, आईपी सिंह जी जब अपने को खुद उस कानून के दायरे में ला रहे हैं तो फिर किस बात की शंका रह जाती है? प्राइम मिनिस्टर खुद उसके दायरे में हैं। अगर वो अरेस्ट होते हैं, जेल गए, तो फिर उनको पीएम का पद छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। आईपी सिंह जी, देखिए ब्रजेश जी, अगर कोई इंटरप्ट करता तो उसको म्यूट करिए। आप हम लोगों को भी करते हैं, उन्हें म्यूट करना चाहिए। सवाल यह है कि हर बात को बीजेपी ऐतिहासिक बोलती है, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, देश को गुमराह करते हैं। मार्गदर्शक मंडल इन्होंने बनाया था, बस महीने खार भी नहीं बचा, अब तो 20-25 दिन बचा है। 17 सितंबर को देश देखेगा कि मार्गदर्शक मंडल में जो संचालक ने कहा कि 75 की उम्र पार होने के बाद हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, देखेगा ये प्रधानमंत्री रिटायरमेंट लेते कि नहीं लेते। जो सारी की सारी केंद्रीय जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री की मुट्ठी में है, वो उस प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे ये केंद्रीय जांच एजेंसियां काम करेंगी? सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। जैसे पर इस बात का कलेजा भी तो होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अगर मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए तो। ट्रंप सरकार और आज इस बात का कलेजा भी तो होना चाहिए सर। सुन लीजिए, जो गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हुए, उनके विधवाओं से पूछिए, उनके परिवार की छाती पर क्या विपत्ति आई है। आप वहां बात के विदेश मंत्री चीन जा रहा है, चीन जा रहा है, प्रधानमंत्री चीन जाने वाले हैं, विदेश मंत्री चीन का है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आज आप मुद्दे से कुछ अलग हैं सर। थैंक यू सर। ये है कि आसमान में जो कुछ मोदी ने थूका था। सर, मेरे पास 4 मिनट बचा है और 2 मेहमान मेरे पास और हैं। आपका बहुत धन्यवाद आईपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी, प्राइम मिनिस्टर खुद उसके दायरे में है, उसके बावजूद ये डाउट क्यों क्रिएट हो रहा है? क्या बीजेपी का कोई पास्ट ऐसा है जिसके कारण ये डाउट क्रिएट हो रहा है? शैलेंद्र जी, आईपी सिंह जी, धन्यवाद सर। बीजेपी का कोई पास्ट नहीं है, इस देश का भी कोई पास्ट ऐसा नहीं है। इस देश ने देखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दिया, और बीजेपी में अडवाणी जी और मदन लाल खुराना जैसे नेताओं ने भी ये संकल्प लिया कि जब तक हम हवाला कांड में निष्कलंक साबित नहीं हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट कोर्ट हमको पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं देगी, हम सदन के अंदर कदम नहीं रखेंगे। इसलिए राजनीति में शुचिता का मापदंड और शुचिता के प्रतिमान स्थापित करने वाले इस देश में बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन रहे, लिखा ना, लेकिन अंदाजा नहीं था कि ऐसी बिल्कुल इसलिए लिखा ही नहीं बेचारों ने। मैंने कहा कुछ मर्यादाएं होती रही है। उम्मीद नहीं, संविधान मर्यादाओं और परंपराओं के आधार पर भी चलता है। और जिन भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को आया, लेकिन विश्व में कस्टमरी लॉज चलते थे, लोकल लॉज चलते थे, और उन परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर पूरे विश्व में परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर आदिवासी समाजों में भी जनजीवन नियंत्रित होता करते। सर, आज समय सर, आईपी सिंह जी, धन्यवाद सर। ये मुझे अच्छा लगा कि आईपी सिंह जी ने पूज्य सर संचालक जी के स्टेटमेंट को कोट करके आज यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनकी बात को फॉलो करना चाहिए। पुराने स्वयं। ओके, अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी का नेक्स्ट मूव क्या है? आप इस बिल को लेकर आपकी पार्टी की क्या धारणा और क्या अगली आप क्या आगे क्या करने वाले हैं? देखिए ब्रिजेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे थे सुरेंद्र भाई के साथ, इनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ये तो लोकतंत्र के हत्यारे के वाले लोग हैं। ये पूरी तरीके से वोट चोर पार्टी के लोग हैं, कुलदीप सेंगर के लोग हैं, चिन्मयानंद के लोग हैं, इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं एक प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। सत्येंद्र जैन की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का भी वीडियो आया था। सत्येंद्र जैन, सीबीआई, इनकी ईडी, भारतीय जनता पार्टी के ले रहे हो ना, सत्येंद्र जैन का वीडियो जेल से मालिश कराते आया था। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सत्येंद्र जैन को मालिश कराते वीडियो आया था और ज्ञान बांट रहे हो। आबकारी घोटाले में दोषी आदमी को निर्दोष बता रहे हो। संस्कार और मर्यादा दिख रहा है, ये मर्यादा की बात कर रहे हैं, मर्यादा दायरे में चलता है। हमारा भाई क्या है, कोई ज्ञान नहीं है आपको। तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया, अरविंद केजरीवाल को धरातल में डाल दिया। हम पूरी तरीके से धरातल में चले गए। भाजपा या आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल स्वयं चुनाव हार गए।
की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया स्वयं चुनाव हार गए दिल्ली के अंदर। ओके, एक आध उनके सेंटेंस पूरे होने दे, फिर आप जवाब दें। अभिषेक कंप्लीट करो, अभिषेक कंप्लीट करो, अभिषेक कंप्लीट करो। चुनाव हार जाते हो। एक सेकंड सर, शांत रहो सर, उनको बोलने दो, अपनी बात कंप्लीट करो सर। इनका संस्कार मत सिखाओ, सीखो संस्कार। वोट चोर पार्टी वाले लोग हैं, ये चोरी तुम करते थे, भ्रष्टाचार तुम करते थे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, समय समाप्त सर, समय समाप्त। दिल्ली की जनता बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब इस परिचर्चा का हिस्सा बने, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी, जो बताएंगी कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आज कोर्ट ने बरी कर दिया और उनकी विधायकी भी बहाल हो गई। इससे जांच करने वाली पुलिस को बड़ा गंभीर झटका लगा है और बीजेपी के अभियान को भी। अब मऊ में कोई चुनाव नहीं होगा, वहां के विधायक अब्बास अंसारी ही रहेंगे, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।